अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रूटीफर्स। ठीक है, तो रूटीफर्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मेंबर है फाइलम रूटीफरा का। ठीक है ना। तो रूटीफर्स के अंदर हम देखते हैं कि इसके फीचर्स किस तरह के, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनका फीडिंग हैबिटेट, इनका डाइजेशन का हैबिटेट किस तरह का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो इनकी बॉडी जो होती है उसकी अपर लेयर को आप एपिडर्मिस का नाम देते हो। ठीक है, तो रूटीफर्स में एपिडर्मिस किस तरह की होगी? इसके अंदर एपिडर्मिस होती है सिंसिशियल टाइप की। सिंसिशियल टाइप की एपिडर्मिस ऐसी एपिडर्मिस होती है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ऐसी जो एपिडर्मिस है इसको सिंसिशियल टाइप की एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है ना। और कुछ केसेस में क्या होता है कि इन न्यूक्लियाई के दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटली एब्सेंट है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि इनके दरमियान में कोई भी किस्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं मौजूद है और ये एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को सिंसिशियल टाइप की एपिडर्मिस कहा जाता है। और इसी सिंसिशियल टाइप की एपिडर्मिस अपने ऊपर सिक्रिएट करती है कुछ किस्म के क्यूटिकल, जिसको आप सिंसिशियल क्यूटिकल कहते हो। तो जो इनकी बॉडी का अपर लेयर है उसको आप एपिडर्मिस कहते हो और वो भी सिंसिशियल टाइप की, मतलब कि मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद है और उन न्यूक्लियस के दरमियान में किसी भी किस्म की वॉल मौजूद नहीं है। एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद है और ये सिंसिशियल एपिडर्मिस अपने ऊपर सिक्रिएट करती है सिंसिशियल क्यूटिकल। ठीक है, तो ये क्यूटिकल की लेयर अपने ऊपर सिक्रिएट करती है जिसको आपने सिंसिशियल क्यूटिकल का नाम देना है। ठीक है ना। तो इस सिंसिशियल क्यूटिकल का काम क्या है कि इसने प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट्स बॉडी को इसने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना। और सिक्रिएशन के दौरान ये जस्ट लाइक किस तरह है, लिक्विड की तरह होती है। ठीक है, जब ये सिक्रिएट होती है क्यूटिकल एपिडर्मिस, इस क्यूटिकल को जब सिक्रिएट करेगी, देखो यहाँ पे ये एपिडर्मिस है ऊपर। ठीक है, ये इस तरह सिक्रिएट करेगी जब क्यूटिकल को अपने ऊपर, तो ये लिक्विड होगी। ड्यूरिंग सिक्रिएशन इट इज जस्ट लाइक ए लिक्विड, लेकिन कुछ देर बाद ये हार्ड हो जाती है, मतलब थोड़ी देर बाद इसी लिक्विड ने हार्ड हो जाना है। ठीक है ना। तो कुछ रूटीफर्स के अंदर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। दिस सिंसिशियल क्यूटिकल बिकम टू मच थिक। ठीक है, और थिक होने के बाद एक केस बनाती है। इट फॉर्म आफ्टर थिकिंग, इट फॉर्म ए केस विच इज कॉल्ड एज दी लोरिका। ठीक है, उस केस को आप लोरिका का नाम दे देते हो। ठीक है ना। तो होता क्या है, कुछ स्पीशीज के अंदर ये जस्ट हार्ड होती है और कुछ के अंदर ये थिक होके एक केस बनाती है जो लोरिका का नाम देते हो। इस लोरिका ने क्या करना है, उसने इसकी बॉडी को कवर करना है, रूटीफर की बॉडी को कवर करना है। ठीक है ना। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। दिस लोरिका विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी रूटीफर्स को। ठीक है, रूटीफर्स की बॉडी को ये लोरिका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा वो कहता है कि इसके अंदर ना, अगर हम बात करें कि जो क्यूटिकल है कि ये एक बहुत सपोर्टिव एलिमेंट है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इनके हेड की, कि इनका जो हेड होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है ना। तो इसके हेड, जो रूटीफर्स होते हैं इनके हेड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका हेड है। ठीक है, इसके हेड में ये देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आप देख रहे हो, कोरोना। इस कोरोना को हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कोरोना। ठीक है, वायरस वाला नहीं है, ये पार्ट है कोरोना, जिसके ऊपर आप देख सकते हो इस तरह के कांटे से लगे हुए हैं। ये क्या है, कोरोना। इसके नीचे जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये कौन सा था, माउथ। मैंने लेबल नहीं किया, अब लेबल कर देती हूँ। ये क्या है, इसके हेड के पास कोरोना है, सेकंड इज माउथ। ठीक है, ये स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके अलावा इसके पास कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, इसके हेड के पास सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके हेड के पास सबसे जरूरी चीज है वो है इसका ब्रेन। ठीक है, वो इसका ब्रेन होगा। ठीक है, तो हेड कंसिस्ट ऑफ कोरोना, माउथ, सेंसरी ऑर्गन एंड द ब्रेन। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस कोरोना की, माउथ की, सेंसरी ऑर्गन और इसके ब्रेन की। ठीक है ना, इसके ब्रेन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और कोरोना और माउथ को। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की।
तो व्हाट इज कोरोना, हेड के पास ये स्ट्रक्चर होता है कोरोना, ठीक है ना। तो कोरोना एक सिलिएटेड ऑर्गन है, ठीक है ना, ये एक सिलिएटेड ऑर्गन है। देयर कोरोना इज सिलिएटेड ऑर्गन, जो क्या करता है, जो रोटेट करता है, जिस तरह व्हील रोटेट करता है, ठीक है ना, जस्ट लाइक ए व्हील दिस कोरोना, दिस सीलिया ऑफ द कोरोना रोटेट, ठीक है। तो ये सीलिया मौजूद है इस कोरोना के ऊपर, वो इस तरह ही रोटेट करते हैं जिस तरह एक व्हील रोटेट करता है। तो इसको जो यूज़ किया जाता है लोकोमोशन के लिए, यूटिफर्स इस कोरोना को यूज़ करते हैं किसके लिए, एक तो लोकोमोट करने के लिए, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको यूज़ करते हैं, इसके ऊपर सीलिया है, इसको बीट करवा के ये या तो लोकोमोशन करवाएंगे, ठीक है, इसकी बीटिंग करवाते हैं, और इस बीटिंग की वजह से दो काम होंगे, या तो लोकोमोशन होगी या फिर इस बीटिंग की वजह से ये खुराक को अपनी तरफ लेके आएंगे, मतलब कि ये इस बीटिंग के थ्रू क्या करवाएंगे, इस सिलिएटेड ऑर्गन की बीटिंग से ये करवाएंगे फीडिंग, ठीक है, ये फीड करेंगे खुराक के लिए, खाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस कोरोना की बीटिंग से लोकोमोशन करवाई जाती है या फिर फीडिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर। अगर हम थोड़ी डिटेल देखें इस कोरोना के ऊपर मौजूद सीलिया की कि ये लोकोमोशन में किस तरह हेल्प करता है, ठीक है ना, तो वो कहता है कि ये बीट करता है, ठीक है ना, दिस कोरोना बीट, ठीक है। तो ये इकट्ठे बीट करेंगे इसके ऊपर, और जब ये बीट करेगा तो इसके ऊपर मौजूद सीलिया जो होंगे ना वो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में बीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सीलिया मौजूद है इस कोरोना के ऊपर, ये सिंक्रोनाइज्ड मैनर में क्या करेंगे, बीट करेंगे। तो जब ये सिंक्रोनाइज्ड मैनर में बीट करते हैं ना तो वो इस तरह लगता है जिस तरह कोई व्हील नहीं रोटेट कर रहा हो, ठीक है ना, किसी व्हील की रोटेशन के साथ ये मिलते हैं, ठीक है। तो इस रोटेटिंग व्हील के साथ, किसी व्हील के रोटेट करने के साथ ये रिजेंबल करते हैं, और इसी वजह से रूटीफर का एक एन अदर नेम है जिसको आप कहते हो व्हील एनिमल्क्यूल्स, व्हील एनिमल्क्यूल्स, ठीक है। इससे क्या मुराद है, इसका मतलब है कि इनके अंदर रोटेटिंग सीलिया जैसी सर्कुलर अरेंजमेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस व्हील एनिमल्क्यूल का मतलब क्या है कि इनके अंदर सीलिया जो कि कोरोना के ऊपर लगे हुए हैं इस तरह रोटेट करते हैं, ठीक है, ऐसे इस सर्कुलर अरेंजमेंट में फ्रंट पे रोटेट करते हैं और रोटेटिंग व्हील की तरह ये के साथ रिजेंबल करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज दी व्हील एनिमल्क्यूल्स, ठीक है। सेकंड पे है इनका माउथ, तो माउथ के जरिए क्या करते हैं, ये खुराक खाते हैं, ठीक है ना। और थर्ड पे है इनका सेंसरी ऑर्गन्स, तो इनके अंदर सीवरल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसकी मदद से ये चीज़ों को सेंस कर सकते हैं फॉर फीडिंग पर्पस, फॉर लोकोमोशन पर्पस, ठीक है। तो ये इनके हो गए सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। एट द एंड इज देयर ब्रेन, इनका ब्रेन कैसा होगा, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर, ये क्या है, ये इनके अंदर सेरिब्रल गैंग्लिया है, ठीक है, जो कि इनका ब्रेन पे कंसिस्ट करती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनके सेरिब्रल गैंग्लिया है, ठीक है, यू कैन सी है, ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया। तो अगर हम सेरिब्रल गैंग्लिया की बात करें तो इनका काम क्या है, इन्होंने जो है वो सेंस करना है, ठीक है, इन्होंने सेंसरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करना है, इन्होंने नर्व्स को डिटेक्ट करना है, ठीक है, नर्व्स को नेक्स्ट ट्रांसमिट करना है, ठीक है, ताकि उसके मुताबिक जो है वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिया जा सके, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो हमने बात करनी ही करनी है। उसके बाद वो बात करेगा, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर है मैस्टेक्स, ठीक है, यू कैन सी हेयर मैस्टेक्स, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो मैस्टेक्स, ठीक है, ये ब्राउन वाला सेरिब्रल गैंग्लिया के नीचे जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ये है मैस्टेक्स। तो इसका काम क्या है, अगर हम इसकी बात करें मैस्टेक्स, तो मैस्टेक्स क्या है, ये एक मस्कुलर फ्रिंक्स है, इट इज़ ए, यू कैन सी हेयर, ये वाला ब्राउन वाला स्ट्रक्चर, इसको आप कहोगे मस्कुलर फेरिंक्स ऑफ रूटीफर्स। तो रूटीफर्स का ये मस्कुलर फेरिंग्स है जिसके पास क्या होते हैं, इसके पास च्यूइंग अपरेटस होते हैं,
ठीक है, च्यू करने के लिए चबाने वाले ऑपरेटस, जिसने खुराक को तोड़ना है वो वाले ऑपरेटस इस मेस्टेक्स के पास होंगे। तो इसको हम अनदर नेम्स के लिए यूज़ करते हैं, मस्कुलर फ्रिंक्स, और इसके पास जो है वो खुराक को तोड़ने वाले च्यूइंग ऑपरेटस होते हैं, जिसकी मदद से ये खुराक को तोड़ते हैं। और इस मेस्टेक्स के ना बिल्कुल नीचे जो ये ऑरेंज कलर में, ये इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। ठीक है, इन्होंने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रिएट करना है, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस को सिक्रिएट करना है। मैं ग्रीन कलर से मार्क करती हूँ, ठीक है ना, या ऑरेंज से ही कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज कलर के ये ग्लैंड्स है। तो उन्होंने क्या करना है, खुराक ने मुंह से आना है इस मेस्टेक्स के अंदर, मेस्टेक्स के अंदर इसको तोड़ा जाना है, उसके बाद इसने गुजरना है इन डाइजेस्टिव ग्लैंड से, यहाँ पे सिक्रिएशन की जानी है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, और उसको खुराक के अंदर जो है वो इंक्लूड करके इसको स्टमक में भेज दिया जाना है, जहाँ पे इस फूड की डाइजेशन करवाई जानी है। क्लियर, लगी समझ। तो ये इसका स्टमक है, ऊपर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ऊपर है मेस्टेक्स, स्टमक से फिर जो है वो खुराक इंटेस्टाइन में आनी है। इंटेस्टाइन में क्या होना है, सीवरल अब्जॉर्प्शन जो नहीं है डाइजेस्टेड फूड की वो की जानी है। ठीक है, डाइजेस्टेड पार्टिकल को अब्जॉर्ब कर लिया जाना है, और अनडाइजेस्टेड फूड को इस एनएस की मदद से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाना है। ठीक है, ये तो ये बात हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं, ये मैंने सारा बता दिया है। क्लियर। अब वो बताता है कि इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, इसका टो। तो आप ये देख सकते हो, ये है इसका टो। ठीक है, तो ये क्या था, ये इसका सारा ट्रंक था। ठीक है ना, ये ट्रंक था इसका। ठीक है ना, और उसके बाद एट द एंड यहाँ पे है इसका फुट। ये मैंने ट्रंक डिस्क्राइब किया है, मेस्टेक्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर, लगी समझ। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो है वो फुट की। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके टो या फिर फुट की। पॉइंट नंबर आई थिंक 5 है ये। फुट के जो टर्मिनल पोर्शन है ना, उसको आप कहोगे टो। ठीक है, या फिर जो पोस्टीरियर एंड है, ये था इंटीरियर एंड बॉडी का, ये है पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड पे जो ये आप देखते हो, ये इसके फुट है। ठीक है, तो इस फुट के पास, ठीक है, इस फुट के पास 2 टोज मौजूद हैं। ये आप देखो, ये एक टो, ये दूसरा टो। मैं दिखाती हूँ आपको, ये है एक टो, यह है दूसरा टो। तो ये कंप्लीट फुट है, और इस फुट के पास 2 टोज हैं। तो एट ए टाइम 2 टोज होते हैं, इन्हें फुट, या एक फुट के पास 2 टोज होंगे। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, इस टो के एंडिंग पे एक कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जिसको आप कहोगे पैडल ग्लैंड्स। ठीक है, इन टो की एंडिंग के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, पैडल ग्लैंड्स। ठीक है, तो इन पैडल ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि इनके ऊपर जो है इनके पास कुछ डक्ट्स होते हैं, जिसने बाहर की तरफ ओपन होना है। डक्ट्स बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसने कुछ सिक्रिएशंस करनी होती हैं। तो इस डक्ट्स ने ओपन होकर क्या करनी है, कुछ सब्सटेंस की सिक्रिएशन करनी है, कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस की। ठीक है, ठीक है, ये डक्ट ओपन हो गए, कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस को सिक्रिएट करते हैं। ठीक है, इनकी कुछ सिक्रिएशन करते हैं। क्लियर। तो जब ये स्टिकी सब्सटेंस सिक्रिएट करवाया जाता है इस पैडल ग्लैंड से, तो इस स्टिकी सब्सटेंस ने रूटिफर्स को हेल्प करना है कि वो स्टिक कर जाए किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, किसी सबस्ट्रेट के साथ स्टिक करने में ये हेल्प करनी है। ठीक है ना, स्टिकनेस में ये हेल्प करता है, ये स्टिकी जो सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये पैडल ग्लैंड्स के पास कुछ डक्ट्स होते हैं, इन्होंने इसको सिक्रिएट करना होता है। उसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी किस तरह की होती है, बेसिकली हमने पूरे को स्ट्रक्चर को मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, ईच एंड एवरी पार्ट का मैंने फंक्शन आपको बताया है। ठीक है ना, क्लियर। तो अगर हम बात करें इनकी बॉडी, तो इनकी बॉडी जो होती है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। देयर बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में आप डिवाइड करना चाहो, तो जस्ट 1 प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग नहीं करेगी। अगर ऐसी बॉडी जो एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाए, उसको हम रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी को एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर होता है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए। उसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है ना, वो अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड
सेगमेंटेड, मतलब इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होती, इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हमने इसकी पूरी जो अनॉटमी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नली, मैंने पूरी अनॉटमी आपको डिस्क्राइब कर दी। अब मैं बताती हूँ कि रूटीफर खुराक किस तरह खाते हैं और इनके अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन किस तरह होगा, तो मैं वो आपको ज़रा डिस्क्राइब कर दूँ यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर डाइजेशन की। तो अगर हम इनके अंदर डाइजेशन की बात करें तो रूटीफर्स के अंदर डाइजेशन और फीडिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डाइजेशन होती है। ठीक है, तो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में, ठीक है, दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले में, ठीक है, तो इनको ना हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक फीडर है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज दी माइक्रोस्कोपिक फीडर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करती हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जिसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। ठीक है, और ये फीडिंग करवाने का इनके पास तरीका क्या है? तो ये फीडिंग करवाने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसको आप कहते हो फीडिंग करंट। इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है ये। ठीक है, ये फीडिंग करंट है। तो बेसिकली फीडिंग करंट में क्या होता है, आप देख सकते हो ये दो रिंग्स हैं सीलिया की। एक कोरोना स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर रिंग्स है सीलिया की मौजूद है, ये धागे से मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इंटीरियर साइड पे बॉडी की, ये इंटीरियर ये वाली साइड है और माउथ वाली साइड इंटीरियर होती है, और ये वाली कौन सी होती है? पोस्टीरियर, फुट वाली साइड। तो बॉडी की इंटीरियर साइड पे कोरोना जो है ये मौजूद है। ठीक है, और ये जो है कोरोना के ऊपर सीलिया मौजूद है। सीलिया ने बीट करना है, जो ये सीलिया मौजूद है छोटे छोटे, इन्होंने बीट करना है और यहाँ पे जो करंट जनरेट करना है एक वाटर के अंदर, जिसको आप कहते हो फीडिंग करंट। ठीक है, इट इज जनरेटेड बाय बीटिंग ऑफ सीलिया ऑफ कोरोना के सीलिया से। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर के अंदर एक फ्लो क्रिएट होता है, और इस फ्लो की वजह से फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर से माउथ जो यहाँ पे मौजूद है इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लग गई समझ? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब माउथ में आ गए हैं, फीडिंग करंट से फूड आ गया माउथ में। ठीक है, जनरेट करवाने की वजह से। अब माउथ में आने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हो ट्रॉफी। ट्रॉफी कहाँ पे होगा? इस मेस्टैक्स जो है, जो कि रूटीफर का च्यूइंग अपरेटस होता है इसके पास। तो ये च्यूइंग अपरेटस इस मेस्टैक्स के पास कौन सा? तो ये वाला है मेस्टैक्स, सॉरी, ये मेस्टैक्स है। ठीक है, तो ये मेस्टैक्स के अंदर एक च्यूइंग, माउथ से खुराक में जाना है मेस्टैक्स में। इस मेस्टैक्स में एक च्यूइंग अपरेटस, तोड़ने वाला अपरेटस होता है। ठीक है ना, ये मेस्टैक्स एक्चुअली इसका फेरिंग्स है रूटीफर्स का, और इस मेस्टैक्स यानी कि रूटीफर के फेरिंग्स के पास एक च्यूइंग अपरेटस है जिसको आपने कहना है ट्रॉफी। ठीक है, चबाने वाला ऑपरेटस। ठीक है, च्यूइंग अपरेटस। ठीक है, अगर हम बात करें इस मेस्टैक्स के च्यूइंग अपरेटस यानी कि ट्रॉफी की, तो इस ट्रॉफी के पास बेसिकली कुछ होते हैं काइटनस टीथ। ठीक है, कुछ काइटन से मिलके बने हुए जाज होते हैं। ठीक है, इट हैव काइटिनस जाज। इन काइटनस जा का काम क्या है? क्योंकि काफी हार्ड जाज होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका काम क्या होगा? ग्राइंडिंग। इसने ग्राइंडिंग करवानी है फूड की। ठीक है, तो इस ट्रॉफी के जो कि कहाँ पे मौजूद था? इस मेस्टैक्स के पास था। ये ट्रॉफी किससे मिलकर बना होता है? काइटनस जाज से, और काइटनस जाज ने ग्राइंडिंग करवानी है फूड की या छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स की। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की। क्लियर? ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो इसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे नहीं मैंने ड्रा किया, लेकिन मेस्टैक्स से नेक्स्ट जब स्टमक में जाना है तो कौन सा स्ट्रक्चर होना है? इसोफेगस। तो
तो ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसने फूड को स्टमक तक लेके जाना है। इसोफेगस एक्चुअली एक क्या है, मस्कुलर होता है, और इसने फूड को कहाँ से लेके जाना है, मेस्टैक से नेक्स्ट लेके जाना है स्टमक में, ठीक है। क्लियर, लगी समझ। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक की बात करें रूटीफर्स के, तो अगर मैं स्टमक को डिस्क्राइब करूं तो आप देख सकते हो ये है इनका स्टमक, ये पूरा स्ट्रक्चर इनका स्टमक है, ठीक है। तो जो ग्राइंडेड फूड है, जो ट्रॉफी में जिस फूड को ग्राइंड किया गया था, इस फूड को अब लेके आना है स्टमक में, ठीक है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे क्या होनी है, यहाँ पे ऊपर कुछ ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन्होंने क्या करना है स्टमक में, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ने करनी है सिक्रिएशन, ठीक है। कुछ डाइजेस्टिव जूस की सिक्रिएशन करनी है, एंजाइमेटिक सिक्रिएशन करनी है, मेटिक सिक्रिएशन करेंगे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड ऊपर मौजूद है स्टमक में, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होनी है, फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। ये एंजाइमेटिक सिक्रिएशन किसने की थी, ये एंजाइमेटिक सिक्रिएशन स्टमक में की थी, जो इसके ऊपर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। एंजाइमेटिक सिक्रिएशन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ने की थी स्टमक में, और यहाँ पे करवाई थी इसने डाइजेशन फूड की, ठीक है। और उसके बाद इस डाइजेस्टेड फूड को करवाया गया पास नेक्स्ट इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि स्टमक में हुई डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इस डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन में जो है वो करवा दिया गया है, सेंड कर दिया गया है या भेज दिया गया है, सॉरी, ठीक है। डाइजेशन हुई, उसके बाद फूड गया इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड ने नेक्स्ट इंटेस्टाइन में प्रोसेस होना है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो डाइजेशन होती है रूटीफर्स में, वो कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, ठीक है ना। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करेगा इस इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो फूड आ गया जी इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब फूड के जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या किया जाएगा, उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को, ठीक है। फूड की अब्जॉर्प्शन की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल की, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है बॉडी से बाहर थ्रू एनस, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना है, उसको एनस के जरिए बॉडी से आउटसाइड भेज दिया जाता है। यू कैन सी हियर एनस है इस इंटेस्टाइन के नीचे, और इसके जरिए बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को भेज दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि रूटीफर्स जो होते हैं ना, ये फीड किन किन चीज़ों पे करते हैं। तो अगर हम इनके फीडिंग हैबिटेट की बात करें, तो वो कहता है कि फीडिंग हैबिटेट की अगर बात की जाए तो रूटीफर फीड करते हैं छोटे छोटे प्रोटोजोन्स के ऊपर, दे फीड ऑन प्रोटोजोन्स और मेटाजोन्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने के लिए ना मोस्टली ये ट्रॉफी को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये माउथ है, इसके अंदर जो ट्रॉफी मौजूद है इसको उसके फूड मुंह से बाहर निकालते हैं इस ट्रॉफी को, और फोरसेप की तरह इसको यूज़ करते हैं प्री को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये अपनी ट्रॉफी को यूज़ करते हैं एज ए फोरसेप, मुंह से बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं, प्री को कैप्चर करते हैं। क्लियर, ठीक है। इसी को कंटिन्यू हम रखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, वो क्या है, कोलोकल ब्लैडर। कोलोकल ब्लैडर, तो कोलोकल ब्लैडर क्या है, इंटेस्टाइन का लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको आप कहते हो, ये हमारे पास क्या है, कोलोकल ब्लैडर है। लास्ट पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज कोलोकल ब्लैडर।
ये रूटीफर्स के इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन क्या होता है, कोलोकल ब्लैडर होता है, जो कि फ्यूनल की तरह का होता है, ठीक है। लास्ट पोर्शन होगा ये फ्यूनल शेप होगा, ठीक है, एक फ्यूनल की तरह होगा। तो ये क्या होता है, ये एक शेड ओपनिंग होती है, एक शेड स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए हम बात कर सकते हैं कोलोकल ब्लैडर एक शेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके ज़रिए एक्सक्रिएशन करवाई जाती है। शेड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके ज़रिए एक्सक्रिएशन करवाई जाएगी अनडाइजेस्टेड फूड की भी, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर बॉडी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी इसी कोलोकल ब्लैडर से रूटीफर्स निकालते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो इन्होंने जो रिसीव करने होते हैं, रिलीज़ करने होते हैं स्पर्म, ठीक है ना, तो वो भी इसी के ज़रिए करते हैं, ठीक है। रिलीज़ और रिसीव, वो रिलीज़ एंड रिसीव ऑफ एग्स या फिर स्पर्म, ये सारे ही इस कोलोकल एक ही पाथवे जिसको आप कोलोकल ब्लैडर का नाम देते हो, जो कि इंटेस्टाइन की लास्ट वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है जो मॉडिफाई हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं कोलोकल ब्लैडर। और इनकी ये शेड एक स्ट्रक्चर, जिन्होंने ये सारे काम करने, मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर ने बॉडी से बाहर चीज़ें लेके आनी है, बॉडी के अंदर चीज़ें रिसीव करनी है, ठीक है, क्लियर। हालांकि ह्यूमंस या फिर दूसरे एनिमल्स के केस में डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं इन पर्पसेस के लिए, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो कोलोकल ब्लैडर की भी बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन रूटीफर्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं रूटीफर्स में, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे रूटीफर्स में, और इसके अलावा डेवलपमेंट की बात करेंगे रूटीफर्स में। अगर हम बात करें ना, रूटीफर की क्लास है सीसोनीडा, सीसोनीडा, ठीक है। तो सीसोनीडा क्लास में क्या होता है, तो सीसोनीडा क्लास के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, ये क्या प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड एग्स, नॉर्मल केस की तरह ही हैप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस करेगी। और जो ये हैप्लॉइड एग्स होते हैं ना, नेक्स्ट ये हैप्लॉइड एग्स जो होते हैं इनको फर्टिलाइज किया जाता है बाय यूजिंग स्पर्म्स। तो स्पर्म्स को यूज़ करते हुए इन एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है, और ये एग्स नेक्स्ट जो है वो मेल या फिर फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। मतलब कि एग को स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, फिर ये एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई और इसने नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप करना है, तो मेल या फिर फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप कर जाता है, ठीक है ना। तो मोस्टली रूटीफर्स जो होते हैं ना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली, ठीक है ना। मोस्टली क्या होती है इनके अंदर, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो होगी वो पार्थिनोजेनेसिस भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो कुछ स्पीशीज जो है ये पार्थिनोजेनेसिस भी शो करेंगे, ठीक है। मतलब कि किसी भी फर्टिलाइजेशन के बगैर माइटोसिस करते हुए डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। इन डिप्लॉयड एग्स ने हैच करके डिप्लॉयड फीमेल्स आगे बना देनी है। तो ये हमारे पास है क्लास कौन सी है, ये वाली जो पार्थिनोजेनेसिस शो करती है, बडीलॉइडा, लॉइडिया, ठीक है ना, बडीलॉइडिया। तो ये आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी इसकी ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो सबसे पहले बात करो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम बात करें ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो मोस्टली रूटीफर्स के पास ना जस्ट वन ओवरी होती है, दे पोसेस सिंगल ओवरी, एक ही ओवरी होगी इनके पास, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो इनके पास ना एक सिंसिशियल जो है वो विटिलेरियम अटैच होता है टू दिस ओवरी। इस ओवरी के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच होगा जिसको आप कहोगे सिंसिशियल विटिलेरियम,
ठीक है। ये फूड मटेरियल प्रोड्यूस करता है इस ओवरी के लिए, ठीक है। ये ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे फूड कौन सा होगा जो सिंसिशियल विटिलेरियम इस ओवरी के लिए प्रोड्यूस करेगा, दैट्स यॉक, ठीक है। तो ये यॉक को प्रोड्यूस करेगा डेवलपिंग एग के लिए। ओवरी के पास एग है ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि एट ए टाइम एक वक्त आता है कि जो ओवरी और सिंसिशियल विटिलेरियम आपस में फ्यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप कहते हो जर्मो विटिलेरियम। ये आपस में फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है जर्मो विटिलेरियम, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद एग जो होता है एक स्ट्रक्चर से ट्रेवल करेगा, ओवरी से नेक्स्ट ट्रेवल करेगा क्लोकल ब्लेडर में। कहाँ पे? क्लोकल ब्लेडर में। मैंने पहले बताया था क्लोकल ब्लेडर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से एक शेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जहाँ से एग ने बाहर जाना है। तो एग क्लोकल ब्लेडर तक, ओवरी से लेके क्लोकल ब्लेडर तक पहुँचने के लिए एग जो है वो कौन सा पाथ लेता है? तो यहाँ से एक ट्यूब होती है जिसको आप कहते हो ओविडक्ट। तो ये ओविडक्ट एक नाली है, एक ट्यूब है। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये है ओवरी, ठीक है। यहाँ पे एग है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसने यहाँ से ये वाला मैं स्टार बना देती हूँ, ये है क्लोकल ब्लेडर। तो इसने ओवरी ने एग को ट्रांसफ़र करना है इस क्लोकल ब्लेडर के अंदर। तो ये एक ट्यूब है जिसको आप नाम देते हो ओविडक्ट। इस ट्यूब ने ओवरी से एग को लेना है और इस क्लोकल ब्लेडर तक ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद इस क्लोकल ब्लेडर की ओपनिंग के जरिए एग को बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अगर हम मेल्स की बात करें ना, जो रूटीफर मेल्स होते हैं, तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं रूटीफर मेल्स की आपको, इनके अंदर माउथ भी नहीं होता, माउथ इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर क्लोकल ब्लेडर भी एब्सेंट है, ठीक है। और इसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी सारे एब्सेंट होते हैं। डीओ डाइजेस्टिव ऑर्गन लिख रही हूँ तो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एक मेल का काम क्या है? इन्होंने प्रोड्यूस करने होते हैं स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्म्स ने गुजरना कहाँ से है? इसे एक ट्यूब से गुजरना है जिसको आप कहते हो वास डेफरेंस, ठीक है। सीलिएटेड वास डेफरेंस है, सीलिया इसके अंदर लगा हुआ है। इस सीलिएटेड वास डेफरेंस से स्पर्म ने गुजरना है और उसके बाद इन स्पर्म ने जाना है कहाँ पे? गोनोपोर में, ठीक है, गोनोपोर में, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है कि इसके पास ना एक जो है बाहर निकलने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो पेनिस। बॉडी से बाहर ये निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? पेनिस क्या करेगा? ये फीमेल जो रूटीफर होती है इसकी सीडोसिलोम के अंदर इंसर्ट होता है। देखो ये है फीमेल रूटीफर, ठीक है, क्लियर। और ये क्या है? ये पेनिस है इसका, मेल का, ठीक है। ये मेल का पेनिस है। इसने अपने पेनिस की हेल्प से इस फीमेल रूटीफर के सीडोसिलोम के अंदर स्पर्म्स ट्रांसफर करने हैं, ठीक है ना। तो मैं आप देख सकते हो मैंने इसके सिलोम के अंदर ये करवाया हुआ है। तो ये वाला जो मेल है ना, ये मेल है, ये क्या है? फीमेल है। तो मेल रूटीफर अपने पेनिस की, जो कि इसकी बॉडी से बाहर निकलने वाला स्ट्रक्चर है, इवर्सिबल स्ट्रक्चर है। पेनिस इज एन इवर्सिबल स्ट्रक्चर which is used to inject sperm in the pseudocoelom of the female। तो ये मेल अपने पेनिस, जो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसका मेल का पेनिस है, इसकी हेल्प से फीमेल की सीडोसिलोम के अंदर स्पर्म्स को इस तरह इंजेक्ट करता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन, ठीक है। जिस प्रोसेस में फीमेल रूटीफर के सीडोसिलोम के अंदर मेल रूटीफर स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है एक स्ट्रक्चर के जरिए, एक इवर्सिबल स्ट्रक्चर के जरिए, जिसको पेनिस कहा जाता है, ठीक है, क्लियर, लगी समझ यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं रूटीफर्स के अंदर
फर्टिलाइजेशन की। तो मैंने पहले भी बता दिया था सीसोनीडा के अंदर जो है वो फीमेल हैप्लॉइड होंगी, ठीक है ना, जिन्होंने स्पर्म के जरिए जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ये आप इधर देख सकते हो। तो ये सीसोनीडा के अंदर यही बात उसने फर्टिलाइजेशन में करनी है कि फीमेल हैप्लॉइड होती है जिसने एग्स प्रोड्यूस करने हैं, एग्स को फर्टिलाइज करना है स्पर्म ने, स्पर्म जो फर्टिलाइज जब एग को करेगा तो एग मेल भी हो सकता है, नेक्स्ट डेवलप हो सकता है, और फीमेल के अंदर भी हो सकता है। और डिप्लॉइडिया के अंदर क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होती है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो कहता है कि अगर डिप्लॉइडिया के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है तो स्पर्म्स जो होंगे वो इंडिविजुअल नेक्स्ट होंगे, वो एग्स जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है ना, तो क्लियर। अच्छा, और इसके बाद तीसरे मेंबर की वो बात करता है, इनके अंदर मोनोगोनोटा, उन दोनों की बात मैंने पीछे ही कर दी थी, ठीक है ना, अब वहां से इंक्लूड कर लेना। तो मोनोगोनोटा के अंदर क्या होता है, फीमेल दो तरह के एग, दो टाइप के एग देते हैं, एक होते हैं एमिक्टिक एग, ठीक है, और दूसरे होते हैं मिक्टिक एग्स। तो अगर हम बात करें ना एमिक्टिक एग की, तो इनके शेल बहुत थिन होते हैं, एमिक्टिक एग के शेल क्या होते हैं, थिन शेल्स होंगे इनके, ठीक है, और इसको हम समर एग भी कहते हैं क्योंकि ये समर सीजन में ले किए जाते हैं, ठीक है ना, दे आर लेड इन समर सीजन, दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज दी समर एग्स। और उसके बाद इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये डिप्लॉयड होते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें ना मिक्टिक एग्स की, तो मिक्टिक एग्स क्या होते हैं, ये थिक होते हैं, इनका शेल थिक शेल होगा, इनको हम विंटर एग्स कहते हैं। और ये मिक्टिक फीमेल, ये एमिक्टिक फीमेल प्रोड्यूस करेगी, ये मिक्टिक फीमेल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये इनको हम विंटर एग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद के ये हप्लॉइड होंगे, दीज आर हप्लॉइड, क्लियर। अच्छा, फीमेल जो होती है ना, ये मिक्टिक और ए मिक्टिक अपने इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स को की वजह से बनती है, ठीक है ना। तो इनका मिक्टिक और ए मिक्टिक होना फीमेल का इनकी इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स की वजह है, इनकी इन्वायरमेंटल सराउंडिंग इस बात को कंट्रोल करती है कि फीमेल मिक्टिक एग प्रोड्यूस करेगी या फिर ए मिक्टिक एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्टिक साइकिल की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिक्टिक साइकिल इन रूटीफर्स, ठीक है। तो अगर हम मिक्टिक साइकिल की बात करें रूटीफर्स के अंदर, तो फीमेल जो होती है ना, ये एग प्रोड्यूस करती है हप्लॉइड, तो ये फीमेल है, इसने हप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस करने हैं, किस तरह, बाय मियोसिस। इसका मतलब फीमेल खुद ही डिप्लॉयड, इसने मियोसिस करके हाफ नंबर वाले एग्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, क्लियर। तो अगर एग को जो है ना, एग को फर्टिलाइज करवाया जाएगा तो अब ये फीमेल ही बनाएगी। नेक्स्ट, अगर एग के को अंदर स्पर्म को ऐड आप करवा देते हो, इस एग के अंदर आप स्पर्म की एडिशन करवा देते हो, तो क्या बनेगा, फीमेल एक अडल्ट बन जाएगा रूटीफर। लेकिन अगर आप इस हप्लॉइड एग को एज इट इज विदाउट एनी, मतलब कि ये तो 1 and 1 डिप्लॉइड फीमेल बन गई, एक मेल के अंदर चेंज करवाना चाहते हो, तो आपने इसको फर्टिलाइज नहीं करवाना स्पर्म से, ये एज इट इज ही मेल अडल्ट बना देगा, ठीक है, ये एज इट इज ही मेल अडल्ट बना देगा। मतलब कि हप्लॉइड एग को आपने विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन मेल अडल्ट इससे बना देना है, जो भी खुद भी हप्लॉइड होगा। फीमेल डिप्लॉइड थी लेकिन ये हप्लॉइड हो गया है, क्लियर, लगी समझ, ठीक है। तो अगर अब जो है एग, जो फर्टिलाइज्ड एग जो होगा, ठीक है ना, उसको ये था डिप्लॉयड फीमेल थी, ठीक है, क्लियर। इसके क्या होगा, जब एग को फर्टिलाइज करवाना है इसको, ठीक है ना, हप्लॉइड एग को, इससे तो ये जाइगोट बनता है, जाइगोट के इर्द गिर्द शेल आ जाता है, ठीक है ना।
तो क्या होता है कि जब कभी भी ये एग को फर्टिलाइज किया जाता है, जाइगोट बनता है, तो क्या होता है कि ये डोरमेंट फेज में चले जाते हैं और फिर ये जो है वो विंटर में हैच करके एक फीमेल अडल्ट उसमें बना देते हैं जो कि डिप्लॉयड ही होती है। नेक्स्ट इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड फीमेल है, ठीक है। डिप्लॉयड फीमेल ने नेक्स्ट म्यूसिस करके हैप्लॉयड एग बना देने होते हैं। स्पर्म ऐड करवाएंगे, नेक्स्ट डिप्लॉयड फीमेल ही बन जाएगी, और अगर उसके अंदर स्पर्म नहीं ऐड करवाएंगे, विदाउट एनी स्पर्म की एडिशन होगी, तो जस्ट हैप्लॉयड एग को मेल अडल्ट बन जाता है जो कि हैप्लॉयड ही होता है, ठीक है ना। और इस हैप्लॉयड मेल अडल्ट का काम क्या है, इसने स्पर्म की प्रोडक्शन करनी होती है। क्लियर लगी समझ? लेकिन अगर फिर भी इस मिक्टिक साइकिल की अगर आपको नहीं समझ लगी और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा इसका जो है वो एक प्रॉपर बता दूंगी डिस्कशन, ठीक है ना। फिलहाल जो था इसका एक छोटा सा शॉर्ट सा डिस्कशन था इसके अंदर, तो आई होप सो कि आपको जो है वो रूटीफर्स की डिटेल की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।